शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हर दिन के साथ इसकी गूंज और तेज होती जा रही है। संसद में इस पर संग्राम जारी था। अब सोमवार से शुरू हुए यूपी के विधान सत्र में भी विपक्ष पूरी ताकत से इस पर सवाल कर रहा है। दिल्ली से लखनऊ तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सियासी महाभारत जारी है। यूपी विधानसभा में इस पर जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब बयानबाजी भी देखने को मिली और आरोपों की झड़ी लग गई। विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं देता कि आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, इनको हाउस से बाहर निकालिए। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में सीएम योगी का भाषण चल रहा था, लेकिन विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि विधानसभा अध्यक्ष को अपनी कुर्सी से खड़ा होना पड़ गया। सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे आप, कुछ भी लिख देंगे उसमें आप। नहीं, यू आर नॉट अलाउड। दरअसल सीएम योगी के भाषण के दौरान सपा के एक विधायक सचिन यादव ने सीएम योगी की एक तस्वीर दिखाई, जिसे लेकर सत्ता पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने तुरंत मार्शलों को आदेश देकर विधायक सचिन यादव को बाहर निकाल दिया। नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कांट, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए, तो कल ही हम इसको खत्म कर देंगे। 25 करोड़ जनता के जी भावनाओं को ध्यान में रख करके उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो, इसके लिए एक बेहतरीन अवसर सभी माननीय सदस्यों के पास था। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वे लोग लगातार उन सभी संस्थाओं को जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं, उनकी अवमानना और उनका अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। लखनऊ में सीएम योगी और दिल्ली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आरोप लगाते दिखे। जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है, क्या ये सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं जानते कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था? बहुत सामान्य ज्ञान की बात है। इस बात को इसलिए नहीं छेड़ना चाहिए कि आप भी कानून को समझते हैं, आप भी चीजों को समझते हैं। एफआईआर किस पे दर्ज हुई? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? आखिरी में यही कहा कि जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनके केस खत्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। तो केस किसके ऊपर हुआ? केस किसके ऊपर हुए? आप सोचिए ना, केस किसके ऊपर हुए? बीजेपी के नेताओं के ऊपर केस हुए कि उन्होंने संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम किया। अगर दंगल होगा तो दंगल में तो समाजवादी ही लोग जीतेंगे। अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए। जैसे अभी हम लोगों ने दान पात्र देखा, तो दान पात्र में ताला तो ऊपर है, लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है। लखनऊ में विधानसभा सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चंदा चोरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। सदन में मंगलवार को भी हंगामा हुआ। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।
लेकिन समाजवादी पार्टी का जैसा इतिहास वैसा वर्तमान है। मतलब हल्ला गुल्ला करना, अराजकता करना, सदन का समय बर्बाद करना, और ये समाजवादी पार्टी का सफाया 2027 में होने जा रहा है। उसकी बौखलाहट इनके हल्ले गुल्ले से साफ नजर आती है। जांच की प्रतीक्षा करें। भारत में कोई तालिबानी शासन तो है नहीं कि तुरंत फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। जी। और चढ़ावा चोरी में कोई भगवा वस्त्रधारी, कोई साधु संत सन्यासी था क्या? नहीं था। ये तो भगवा का अपमान किया गया, साधु संतों का अपमान किया। देखिए तानाशाही, सत्ता पक्ष की तानाशाही देखिए, तो ये तानाशाही विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग चाहते थे कि आज सारे काम रोककर उस पर चर्चा हो जाए, सरकार जवाब दे दे क्या हो रहा है, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं हुए, वो मान नहीं रहे थे। तो हम लोगों के पास कोई इशारा नहीं था, विवश होकर के हम लोग उनके बेल में गए। विधानसभा में इस वक्त गहमा गहमी देखिए, तमाम सारे मंत्री, तमाम सारे विधायक निकल रहे हैं और निशाने पर है समाजवादी पार्टी, वो सपा जिसके विधायक आज सुबह से ही लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि चंदा चोरी के मामले पे सदन में बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा के लिए जब राजी हुए, इस बीच में जब मुख्यमंत्री बोलना शुरू किए थे, मुख्यमंत्री ने जैसे बयान देना शुरू किया, समाजवादी पार्टी के कुछ पोस्टर्स थे, उन पोस्टर्स को लेकर हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद हंगामे का नतीजा ये हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष को आज की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। यूपी विधानसभा में मंगलवार का दिन अनुपूरक बजट के लिए था। 59,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया, लेकिन चढ़ावा चोरी का मुद्दा इस पर हावी हो गया। लखनऊ से रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हर दिन के साथ इसकी गूंज और तेज होती जा रही है। संसद के मॉनसून सत्र के 12वें दिन सदन के बाहर और अंदर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। यहां भी यूपी की तरह हालात गर्म ही बने रहे। संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार थे और पिछले 12 दिन से ऐसा ही हो रहा है। दोनों सदनों के अंदर और संसद परिसर में विपक्ष के सांसद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और नीट छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। सदन में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच सवालों की तीखी नोकझोंक हुई। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का बने तो आप जवाब देने नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री के सदन में बताइए, कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं। ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कंपनी है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? घरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। लोकसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के भारी हंगामे, नारेबाजी और तख्तियां दिखाने के कारण बार बार बाधित हुई, जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को पहले दोपहर 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि इस भारी शोर शराबे के बीच ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज संशोधन विधेयक 2026 को सदन के पटल पर पेश किया।
इससे पहले सुबह विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल हाथों में दान पेटी, पोस्टर लेकर पहुंचे, जैसा कि वो हर दिन पहुंच रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। बात ये नहीं है कि हमें कितना चंदा मिला, बात ये है कि आखिरकार राम मंदिर से कितना चंदा चोरी हुआ है, कितनी धातुएं चोरी हुई हैं, कितने आभूषण चोरी हुए हैं, जो जमीन में घपले हुए हैं वो किसके अकाउंट में पैसा गया, जो न जाने कितने करोड़ रुपए जमीन के घपले हुए हैं। तो सवाल इस बात का है। यहाँ पे तो हम एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को कि वाकई में बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की जो भावनाओं से खिलवाड़ किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनसे जुड़े हुए संगठनों ने। तो हम चाहते हैं कि ये चीज साफ होकर आए, क्योंकि सरकार 2 महीना हो रहा है कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि बचाने का काम कर रहा है, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं हैं, वो भटकाने की कोशिश कर रहा है। 2027 चुनाव है, इसलिए सब बौखला गए हैं और कहीं कुछ नहीं होने वाला। आएगी बीजेपी। तो डबल इंजन की सरकार देश भर में विकास कर रही है, विषय से भटकाने के लिए, और सदन में चर्चा होगी तो बहुत अच्छे विधेयक, कानून जो जनता के हित में होते हैं वो पास ना हो, यही विपक्ष चाहता है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि चढ़ावा चोरी पर सदन में चर्चा हो। वो पेपर लीक के मुद्दे और छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन इस सबके बीच संसद की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। दिल्ली में राजीव रंजन के साथ एनडीटीवी इंडिया। तो इस मुद्दे को लेकर संसद में संग्राम छिड़ा है और चढ़ावा चोरी पर सियासी हमले अभी भी जारी हैं। लेकिन इसी बीच अब मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी करोड़ों की चोरी की खबर सामने आ गई है। दावा किया जा रहा है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए गायब हो रहे हैं। इन दावों से महाराष्ट्र में हलचल मच गई है। इस मामले में 9 गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, लेकिन यहां भी सियासी घेरा खींचने लगा। 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते। कोई पुख्ता जानकारी है तो पुलिस के साथ साझा करें। एकनाथ शिंदे जी के तो चेयरमैन वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो चेयरमैन के अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है और किसी को पता नहीं है। पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप, और अब मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में उसी तरह के गंभीर आरोप। आस्था का वो दरबार जिसके आगे समूचा महाराष्ट्र ही नहीं, मुंबई जाने वाला हर गणपति भक्त माथा टेकने जरूर जाता है। उस दिव्य दरबार में भी चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी के गंभीर आरोपों के बाद से हंगामा बरपा हुआ। ये सनसनीखेज दावा मन से प्रमुख राज ठाकरे ने किया तो खलबली मच गई। जांच हुई और 9 लोग गिरफ्तार हुए। राज ठाकरे ने दावा किया कि मंदिर के ही 8 ट्रस्टियों ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक गुप्त पत्र लिखा। 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते, याचे धागेदोरे वरिष्ठ पातळीवर आहेत असा आमचा ठाम संशय आहे। साहेब, या प्रकरणाची आपण गंभीर दखल घेऊन शासकीय पातळीवरती संबंधित प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी लावावी। इस खुलासे के बाद मंदिर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है। एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। सीसीटीवी के आधार पर 9 लोग गिरफ्तार किए गए। जैसे ही गिरफ्तारियां हुई, इस मामले पर सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सदा सरवणकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी। बताया कि क्या कुछ हुआ है और उनके लोग अभी क्या कुछ कर रहे हैं। नहीं, चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूप होल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते तो उनसे 5,000 लिया जाता था। दर्शन वगैरह सब लेके वो पहला बंद किया। उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फ़ोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फ़ोन नहीं आपको मिलेगा।
जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया। एनडीटीवी से बात करते हुए सिद्धिविनायक के ट्रस्टी राहुल लोंढे ने आरोप लगाया कि आशंका है कि गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों के सीधे संबंध शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट से हैं। हमें लगा कि ये 40 लाख ये 50 लाख के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो हमने उसके बाद ये सब चोरियां पकड़ने चालू की, नई नई उपाय योजना लाई। उसके बाद हर बुधवार का 8 दिन का कलेक्शन 94 लाख 95 लाख ऐसा होने लगा। हमने हमारे लेटर में भी आशंका जताई है कि ऑडिट करो 2 साल पहले का अभी का, ये आशंका हमने जताई है। आशंका में हम अभी भी ठाम है कि उसकी इंक्वायरी ऑडिट होनी चाहिए। और हमने बताया कि मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आदेश बांदेकर साहब अध्यक्ष थे 2019 में। कौन मुख्यमंत्री था? तो महाराष्ट्र शासन की एक योजना थी शिव भोजन थाली की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। हाँ, आपको पता है ना। उद्धव ठाकरे गुट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सत्ता पक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सिद्धिविनायक में नहीं, देश के पूरे मंदिर में चोरी हो रही है और सभी मंदिर बीजेपी के कंट्रोल में है। सब तिजोरी की चाबियां मंदिर की जो है ना, ये फडणवीस और मोदी जी के लोगों के हाथ में है। चोरी चोरी हो रही है भगवान के घर में। मुंबई का जो सिद्धिविनायक जी का जो मंदिर है वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ। भाजपा की जो संगठन है आरएसएस, उनके जो पदाधिकारी वहाँ पे ट्रस्टी है और वहाँ पे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए भाजपा के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग है। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर पर बुरी तरह घिरी बीजेपी अभी सिद्धिविनायक में चढ़ावा चोरी के आरोपों पर बहुत संभल कर बोल रही है। कोई पुख्ता जानकारी है तो पुलिस के साथ साझा करें, सरकार को दे, उसे खंगाला जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। पर जब तक सत्य सामने नहीं आता तो सिद्धिविनायक में आने वाले लाखों करोड़ों भक्तों की जो श्रद्धा है उसको क्या ठेस पहुंचेगी। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पर लगे चंदा चोरी आरोप पर मंदिर के ट्रस्ट ने सफाई दी है और अनियमितताओं को माना है और वहीं जांच के आदेश भी दिए हैं। कई लोगों को इसमें सस्पेंड भी किया गया। वहीं विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि इसकी पूरी एसआईटी द्वारा जांच की जाए और एक तरीके से जो ट्रस्ट का कहना है कि पिछले 1.5-2 साल में चंदे में काफ़ी इजाफा हुआ है और वहीं उसके पहले के 2 साल जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उसमें अनियमितताएं पाई गई है, जिसकी सख्त जांच होना जरूरी है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र सिद्धिविनायक मंदिर में चोरी के आरोपों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और एसीबी की जांच जारी है, लेकिन बप्पा के चढ़ावा चोरी पर हुई ये जंग कहां जाकर थमेगी, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। मुंबई से अभिषेक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात करते हैं झारखंड की, जहां छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि रांची एक नया जंतर मंतर बनता जा रहा है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आंदोलनकारी छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। दिल्ली में जो हुआ वो पिछले कुछ दिनों से रांची में हो रहा है। छात्र आंदोलन पर बैठे हैं। ये छात्र झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए बीते दिनों इन्होंने मशाल जुलूस निकाला, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अब छात्र अनशन पर बैठे हैं। एक छात्र नेता देवेंद्र महतो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक कहा जा रहा है। सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए इन्होंने ये तरीका अपनाया है। देवेंद्र महतो ने कहा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन यहां आकर हमसे बात करें। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। देवेंद्र महतो शिबू सोरेन की फोटो लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देवेंद्र महतो जी ने की सोनम वांगचुक झारखंड का बताया जा रहा है, उनसे ही बात करेंगे। आखिर 3 दिन हो गए, क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे बात करने आया है? प्रतिनिधि संपर्क कर रहे हैं वार्ता के लिए और भूख हड़ताल को ख़त्म करने के लिए। उन्हें मना कर दिया है और एक ही बात कहा है, हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो।
यानी आप चाहते हैं मुख्यमंत्री सीधा आपसे बात करें? हाँ, सीधा बात नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा लेंगे। बताया जा रहा है कि देवेंद्र की तबीयत खराब हो रही है, वो रविवार से अनशन पर हैं। रांची में सबसे बड़ा और मुख्य छात्र आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहा है। यहाँ छात्र टेंट लगाकर बैठ गए हैं। तरीके से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताएं देखने को मिली, उसको लेकर इन छात्रों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है और हेमंत सोरेन सरकार से इनकी मांग है कि इस पूरे परीक्षा को रद्द की जाए, सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए और उसके साथ साथ जो भी लोग इसमें दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं। आंदोलन में राजनीतिक दलों की एंट्री पर बैन है, लेकिन आंदोलन पर राजनीति तेज हो गई है। हम तो संघर्ष तो हम करते हैं, लेकिन परिणाम कोई और ले जाता है सर। हमारे हिस्से में सिर्फ संघर्ष है, परिणाम हमारे हिस्से में नहीं सर। एक सपने को लेकर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो सपना ही रह जाता है सर। हमारी माँ बाप की जो उम्मीद होता है वो खत्म हो जाता है सर। आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आपको उम्मीद रहता है कि इन सभी मिलकर आपको न्याय देंगे। बस झारखंड में ऐसा स्थिति हो गया है सर कि ना हम लोग आयोग पे विश्वास कर सकते, ना ही सरकार पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं, ना ही हम सीआईडी पे विश्वास करते हैं। और जो एग्जाम में अभय तिवारी बैठा है, जितने एग्जाम में शामिल है, सब में सीबीआई जांच होना चाहिए और रद्द होना चाहिए। ना कोई मिलने आ रहा है, ना हम लोग से कोई पूछने आ रहा है, सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और गड़बड़ी नहीं हो रहा है, यहाँ तो खुलेआम बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा है। नेपाल में ले जा करके, बिहार में ले जा करके, बंगाल में ले जा करके, झारखंड में ले जा करके क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा है। या वहाँ काम कर रहे पदाधिकारियों सबके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार होनी चाहिए और सीबीआई को जांच। हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी है और इसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए, झारखंड सरकार इसी पे काम कर रही है। रांची के इस आंदोलन को दूसरा जंतर मंतर कहा जा रहा है। इस बीच जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन पर बैठे छात्र छात्राओं के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बात की है। दीपके ने कहा है कि बीजेपी उनके साथ खड़ी है। रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ है और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। आंदोलनकारी छात्रों की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक मामलों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए। परीक्षा घोटालों और पेपर लीक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और गिरोह के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। देखना यह है कि आंदोलनकारी छात्रों की मांग पर राज्य सरकार क्या कदम उठाती है। रांची से रमन राय, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद सामने लाएंगे दिल दहला देने वाली वारदात, दिखाएंगे एक तरफा इश्क का जल्लाद कांड, जिसके बारे में जो सुन रहा है वो काम जाता है। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देख रहा है इंडिया में, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। स्कूल में घुसकर एक महिला टीचर की हत्या कर दी जाती है। करीब 34 बार चाकू से वार किया गया। ये घटना हरियाणा के फरीदाबाद की है। वारदात के महज 2 घंटे के भीतर पुलिस ने 21 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला ने पहले भी उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। हमला ऐसा कि जल्लाद भी कांप जाए। युवती के आते ही चाकुओं से ऐसा हमला कि युवती को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। नकाबपोश चाकू पर चाकू चलाया जा रहा था। युवती चिल्ला रही थी और ये दरिंदा ऐसे चाकू चला रहा था मानो किसी बोरे में या फिर किसी गाजर मूली को काट रहा हो। महज 32 सेकंड में इसने 34 बार चाकू घोंप डाला। ये तस्वीरें हर किसी के लिए बहुत डराने वाली हैं। ये नकाबपोश दरिंदा स्कूल के बरामदे में इंतजार कर रहा था और जैसे ही युवती गेट पर दिखी, इसने खींच लिया और चाकुओं से हमला शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4, 30, 32, 34 बार चाकू मारे। 7 बार चाकू मारने के बाद युवती नीचे जमीन पर गिर गई, लेकिन ये दरिंदा फिर भी नहीं पसीजा। 8वें बार के समय स्कूल प्रबंधक आवाज सुनकर बाहर आ गया, लेकिन चाकूबाज ने उसे भी डरा कर अलग कर दिया और फिर शुरू हुआ खूनी खेल, चाकू भोंकने का खेल।
और बेहिसाब चाकू चलाने शुरू कर दिए। पैर पर, सिर पर, कमर पर, गर्दन पर, पेट पर लगातार वार। महज 32 सेकंड में ये शैतान 34 बार चाकू चला गया। इतने वार के बाद संध्या नाम की ये टीचर वहीं बेसुध हो गई और दरिंदा फरार हो गया। स्कूल की दूसरी टीचर्स जब तक आई, संध्या लहूलुहान खामोश पड़ी थी। अचानक मुझे चीखने की आवाज आई बाहर गैलरी से, तो मैं वहां भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा उसको बार बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करे जा रहा था। तो मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, क्या कर रहा है, रुक जा। तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूं, तब तक वो अपना उसके साथ मारपीट करके जा चुका था। ये डरा देने वाली तस्वीरें फरीदाबाद के गांव सिकरोना की हैं, जहां सरस्वती स्कूल में करीब 9:30 बजे सुबह अचानक नकाबपोश ये दरिंदा स्कूल के गेट पर पहुंचा। क्योंकि आसपास रोड का काम चल रहा है तो तमाम लोग ऐसे ही रुमाल बांध कर चलते हैं। ऐसे में किसी को इस पर शक नहीं हुआ इसने रुमाल क्यों बांधा है, मुंह क्यों ढका है। इसने गार्ड से कहा कि संध्या को बोलो विक्की आया है। विक्की यानी संध्या का पति। बेखौफ दरिंदा संध्या का इंतजार करने लगा और जैसे ही संध्या दरवाजे पर दिखी, इस दरिंदे ने उसे खींच लिया और चाकू से हमला बोल दिया। बेहिसाब वार, खून खून कर दिया। इतनी बार चाकू चलाए कि हैवानियत भी कांप उठे। जो स्कूल का गार्ड है वो टीचर संध्या को जो है नीचे लेकर आता है, जिसके बाद जो है ये युवक जो आरोपी है इस पूरे मामले में, वो अपने पास से धारदार हथियार निकालता है और संध्या के ऊपर अटैक करता है। लेकिन क्यों? आखिर संध्या ने किसी का क्या बिगाड़ा था? तो सिर्फ फिर एक तरफा मोहब्बत का सच सामने आया। 21 साल के अमित की पहचान 2 साल पहले संध्या से हुई थी। तब 29 साल की संध्या दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। वहीं बातचीत के बाद संध्या के मना करने के बावजूद आरोपी अमित उसका बार बार पीछा करता। इससे परेशान संध्या ने गांव की पंचायत से लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय अमित नाम के इस दरिंदे ने माफी मांग ली थी, लेकिन इसके अंदर की प्रतिशोध की आग, अपमान की आग धधक रही थी और उसी प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने के लिए इसने संध्या पर बेहिसाब बार चाकुओं से हमला कर दिया। उसकी जान ले ली, मार डाला। 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं समझ आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था। इस बात से वो आहत था अपने, जिसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उसने बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर संध्या की मौत समाज का डरा देने वाला सच है, जो सवाल उठाता है कि आखिर एक तरफा मोहब्बत के नाम पर फेल एक इंसान दरिंदा कैसे बन सकता है। जिससे प्यार का दावा करता है उसी की जान वो कैसे ले सकता है। फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा बाहर भारी हंगामा और भीतर मदरसों के वजूद पर सीधी बहस। कानून बदलना था 12वीं के आगे की डिग्रियों का, लेकिन बात घूम फिरकर जा पहुंची सीधे आतंकवाद और सियासी नफरत पर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के एक बयान ने कैसे सुलगाई सियासी चिंगारी और अब इस आर पार की जंग का अंजाम क्या होगा? मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। दिया गया वक्तव्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक एवं अमर्यादित है। यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 में बड़े बदलावों की तैयारी है। उस पर विधानसभा में बात होनी थी, लेकिन बात किस पर शुरू हो गई? मदरसे, उसकी पढ़ाई और आतंकवादियों पर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने मदरसों में पढ़ाई को लेकर बड़ा बयान दिया। नई बात है, मतलब जितने भी आतंकवादी दुनिया भर में हुए हैं उनकी शिक्षा ही मदरसे से हुई है, और मदरसी शिक्षा नहीं होती तो वो आतंकवादी नहीं बनती। ये तो हम पहले भी कहते थे, अभी भी कहते। अब ये बयान जब उछला तो यूपी की सियासी गलियारों से लेकर धार्मिक गलियारों में भी सुलगने लगा। बयान आया तो समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को वैसा ही बयान दिया। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। आतंकी सब
भारतीय जनता पार्टी पालती है और उन्हीं के दफ्तरों में मिलते हैं। ये आतंकवादी सब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को ट्रेनिंग देती है, उन्हीं के दफ्तरों में, उन्हीं के घरों में मिलती है। सुना आपने, शिवपाल यादव ने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी और तेज दौड़ने लगी। एआईएमआईएम ने भी पलटवार किया और मौर्य को मदरसों का इतिहास याद दिलाया। कहा कि मदरसों ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का मदरसों के संबंध में दिया गया वक्तव्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक एवं अमर्यादित है एवं अस्वीकार्य है। जिस प्रकार से उन्होंने मदरसों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जबकि मदरसों का इतिहास भारत की आजादी में अहम किरदार निभाने का है। मदरसों से ही निकलने वाले लोगों, मौलाना हसरत मोहानी से लेकर मौलाना फजल खैराबादी से लेकर देश की आजादी की कुर्बानी में अहम रोल प्ले किया। लेकिन जवाब में यूपी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने भी केशव मौर्य के बयान पर सहमति जता दी। कहा कि लगता है कि यूपी के मदरसों में आतंकी गतिविधियां होती हैं और उसके लिए अखिलेश की पार्टी को जिम्मेदार बताया। घटना होती है तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है आजमगढ़, तो आजमगढ़ मदरसे में पकड़े जाते हैं। जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है, कहीं भी देश के किसी कोने में अगर आतंकवादी घटना होती है तो धीरे धीरे वहाँ 1-2 आदमी पकड़ लिए जाते हैं और सपा के गढ़ में तो संरक्षण है ना कहीं मदरसों में। मदरसों को अघोषित रूप से आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री बताए जाने पर जिले के उलेमाओं और मदरसा संचालकों ने भी कड़ा ऐतराज जताया। इसको लेकर आज विधानसभा में बड़ी बहस के आसार थे। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी हर चीज की शक्ति सीमित कर रही है। इस लोकतंत्र की शक्ति सीमित करना चाहती है, विपक्ष की शक्ति सीमित करना चाहती है, संविधान की शक्ति सीमित करना चाहती है। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी तो एक एजेंडा लेकर चल रही है, नफरत फैलाने का, और वो काम इसी एजेंडे के तहत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सबके अधिकारों का हनन कर रही है। सब हमसे हमारा डेमोक्रेटिक राइट छीनने का काम कर रही है। चाहे मदरसे की बात करें, चाहे अपने नौजवान साथियों की बात करें, किसानों की बात करें, सब हर कोई इनसे त्रस्त हो चुका है। और ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम लगातार कर रही है। हालांकि जो ये एक्ट लेके आई है, इसको भी हम उसका विरोध करते हैं और हम ये देखते हैं कैसे लगातार पॉलिटिकल अपने फायदों के लिए ये सरकार अपने हिसाब से तानाशाही कह रहे हैं केशव मौर्य आतंकवादी बनाने का हब है मदरसा। देखिए, ये उनकी सोच को दर्शाता है। हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। उनकी इसी सोच के वजह से उनको बहुत जल्द जो कुर्सी जनता ने दी उसको वहां से उठाने का काम भी करेगी। ये बिल जो है हम लोग कैसे पास होने देंगे, जबकि पर्चा जो लीक करा है उसका भी हमें जवाब नहीं मिला है। दान का पैसा कहां चला गया उसका जवाब नहीं मिला है। और युवा जो है सड़कों पर है, बेहाल है, परेशान है। जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कोई बिल पास नहीं होगा। यानी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई के चक्कर में है। दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मदरसों का नाम लिए बगैर अल्पसंख्यक कल्याण की बात कही। और आइए बढ़ते हैं आगे। आसमान में अटक गई यात्रियों की सांसें। जी हां, थाईलैंड से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी, लेकिन अचानक वो हवा में तेजी से हिलने लगी। अचानक कई फीट नीचे आ गई। यात्रियों का कहना है कि 1 से 2 मिनट तक विमान पलटी खाता रहा। बताया जा रहा है कि फ्लाइट एयर टर्बुलेंस में फंस गई थी। जरा सोचिए, आप प्लेन में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हो, अचानक प्लेन तेजी से हिलने लगे, हवा में ही पूरा घूम जाए। ये सोच के ही डर लगता है। लेकिन थाईलैंड के फुकेत से आ रही एक फ्लाइट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट पर उन यात्रियों की हैं जो इस फ्लाइट में बैठे थे। कोई व्हील चेयर पर आ रहा है, किसी के सिर पर चोट है तो किसी के गर्दन पर चोट है। गनीमत यह है कि जान बच गई। आपको पूरी घटना की जानकारी देते हैं। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही थी। यात्रियों के मुताबिक विमान जब हवा में था तो अचानक टर्बुलेंस की वजह से हिचकोले खाने लगा, तेजी से नीचे भी आने लगा। पायलट ने किसी तरह लैंडिंग करवाई।
हम आ रहे थे, 1-1.5 घंटा हुआ था फ्लाइट को, सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, हम सो ही रहे थे फ्लाइट के अंदर। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया। 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। फुकेट से दिल्ली आ रहे थे, फ्लाइट चल रही थी, एकदम से आई थिंक एयर बबल था, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट अचानक से प्लेन बहुत नीचे गया, तो जिस वजह से लोग जो बैठे हुए थे उनका सर जाके सीधा सीलिंग में टकराया। उस वजह से मेरी सिस्टर के सर में स्वेलिंग आ गई। विमान के अंदर की भी तस्वीरें आई हैं, जिनमें यात्री बैठे दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि टर्बुलेंस के दौरान यात्रियों का सिर छत से टकरा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्री जब बाहर निकले तो 10 यात्रियों और चालक दल के 2 सदस्यों को चोट लगी थी। सभी को एयरपोर्ट पर ही मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस घटना पर एयर इंडिया का बयान आया है। एयर इंडिया ने बताया कि 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI2379 उड़ान के दौरान कुछ समय के लिए टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इससे विमान की ऊंचाई में थोड़े समय के लिए बदलाव हुआ। विमान ने दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्री और क्रू सुरक्षित विमान से उतर गए। कुछ यात्रियों और क्रू को हल्की चोटें आई हैं। मेडिकल सेंटर में जांच और इलाज के लिए ले जाया गया है। एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। घटना की जांच में संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि फ्लाइट एयर टर्बुलेंस में फंस गई थी, जिसके चलते वो हिलने लगी। आपको बताते हैं कि एयर टर्बुलेंस क्या होता है। टर्बुलेंस का मतलब है हवा का बहाव अचानक बदल जाना। इससे विमान को झटके लगने लगते हैं। विमान कुछ समय के लिए इधर उधर हिलने लगता है, कभी कभी नीचे भी आने लगता है। टर्बुलेंस अक्सर तेज हवा या बारिश वाले बादलों के पास होता है। ऊंचे पहाड़ों के ऊपर भी ऐसा हो सकता है। इस दौरान कई बार यात्रियों को लगता है कि विमान नीचे गिर रहा है, हालांकि ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 587 टेक ऑफ के कुछ देर बाद टर्बुलेंस की वजह से क्रैश हो गई थी। हादसे में विमान में सवार सभी 260 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि आधुनिक तकनीक, बेहतर सुरक्षा सिस्टम की वजह से टर्बुलेंस से विमान हादसे की आशंका काफी कम हो गई है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। दिल्ली से राकेश सोनी और तनुष्का दत्ता के साथ मुकेश सिंगर, NDTV इंडिया। देख रहा है इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे सिर्फ NDTV इंडिया पर। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।